ओवरऑल अगर हम बात करें सीबीडीटी की, तो स्टैचुटरी अथॉरिटी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसके मेंबर्स इस तरह के हैं, एक चेयरमैन होता है और 6 डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से? चेयरमैन के बिसाइड्स मेंबर एक इनकम टैक्स के लिए डेडिकेटेड, लेजिस्लेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, टीपीएस एंड सिस्टम के लिए, टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग एंड सिस्टम के लिए, और ऑडिट एंड जुडिशियल के लिए। जुडिशियल फॉर एग्जांपल कोर्ट केसेस या क्या है, अपेक्स कोर्ट की जजमेंट कोई आ गई तो उसके अकॉर्डिंगली कोई टैक्स लॉ में मॉडिफिकेशन करनी है, कोई पॉलिसी चेंज करनी है, एंड सो ऑन। ओवरऑल अगर हम बात करें तो बोर्ड ज्वाइंटली, ये सारे मेंबर्स मिलके चेयरमैन के साथ कौन कौन से मैटर्स पे डील कर सकते हैं। कोई पॉलिसी मैटर्स हैं बोर्ड के रिगार्डिंग, या टैक्स रोल, डायरेक्ट टैक्सेस के रिगार्डिंग, या ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कैसा होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, प्रोसीजर्स बोर्ड क्या अडॉप्ट करेगा जब उसको काम करना है, क्या प्रोसीजर टैक्स एवेजन को रोकने के लिए, प्लग करने के लिए होने चाहिए, रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, ट्रेनिंग, ऑल अदर सर्विस रिलेटेड मैटर्स ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो ब्रॉडली अगर हम बात करें, टारगेट्स फिक्स करेंगे कि डिफरेंट कमिश्नरेट्स के या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स के कितने टारगेट देने हैं टैक्स कलेक्शन के, और कैसे उसको एडमिनिस्टर करना है। अगर कोई टैक्स डिमांड 25 लाख के ज़्यादा है तो उसको राइट ऑफ करने की पावर बोर्ड के पास है, टुगेदर जॉइंटली। रिवॉर्ड्स देने हैं किसी को, अगर किसी ने सर्च एंड सीजर में कोई टैक्स एविजन ढूंढी है, कोई टीम्स ने या अदर सिटीजन ने इंफॉर्मेशन दी है। अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स देने हैं ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को जो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं, एंड ऑल सच रिलेटेड मैटर्स। दीज मैटर्स शुड बी जॉइंटली एड्रेस्ड बाय द बोर्ड। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो बोर्ड का जो प्रिंसिपल काम है वो पॉलिसी मैटर्स पे डील करता है, रादर देन एक्चुअली पिन पॉइंटिंग द डिटेल्स। देन चेयरमैन अकेले के पास पावर है, वो कौन से केसेस डील कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग क्या होगी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स कैसी होगी ऑफिसर्स की, ग्रीवेंस सेल, इंस्पेक्शन डिवीजन कैसे काम करेगी। देन सेंट्रल या रीजनल लेवल पे जो डायरेक्ट टैक्सेस एडवाइजरी कमेटीज़ बनाई जाती हैं जिनमें बिजनेसमैन भी इंक्लूड हो सकते हैं, सीएज भी और सारे ऑन, उनको उनकी फार्मूलेशन कैसे होगी, वो कैसे काम करेंगी, एंड सो ऑन। देन मेंबर इनकम टैक्स एंड रेवेन्यू कैसे काम करेगा, that will be dealing with super profit tax, income tax act, companies tax and so on। अगर हम टीपीएस टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग और सिस्टम्स की बात करें तो टैक्स पेयर सर्विसेज को डील करने के लिए वो मेंबर डील करेंगे। वेल्थ टैक्स के मैटर्स, एक्सपेंडिचर टैक्स के, जनरल कोऑर्डिनेशन बोर्ड की ओवरऑल ईस्टर्न जोन को वो देखते हैं। देन वर्क रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल डीजीज, सुपरवाइजन एंड ओवरऑल कंट्रोल ऑफ चीफ इंजीनियर्स ऑफ वैल्यूएशन सेल, एंड ऑल रिलेटेड मैटर्स रिलेटेड टू वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस टैक्स। To conclude, the functions or different functions of Central Board of Direct Taxes are basically it deals with the policy matters, that is matters related to levying and collecting of direct taxes, the mechanism concerned therein. Then policy formulation, which is a very vital important function as far as CBDT is concerned. It supervises the overall administrative framework or the administrative machinery of the income tax department. Then it also suggests possible legislative changes in the direct tax enactment, namely Income Tax Act or Wealth Tax Act and so on. It also suggests changes in the tax rates to further ensure or enhance the tax compliance. Then it also proposes changes in the overall administrative or organizational structure as far as this tax framework is concerned, to make it in par or in line with the possible government policies or programs in line with this regard. Then if we are to supposed to talk about the different powers that this board has or they are vested with this board, so the following are the overall set of different major powers that are in relation to different functionalities that the board is supposed to perform. For example, under section 2 subsection 17, it has the power to declare any institution or association of person or body of individuals to be a company. Then under subsection 218, it also has a power to declare any company which is not having any share capital, idly subscribed share capital, to be a company in which public is interested. Means a limited company or a company which is not listed enough or which is a private concern could be categorized as a public limited company, or a company in which there is a significant interest as far as general public is concerned. Then it also notifies different professions for which it will be compulsory to make accounts. जैसे हमने सेक्शन 44 किया था AD and so on during business and profession segment. So कई कैटेगरीज के लिए अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है, कई कैटेगरीज ऑफ प्रोफेशंस या बिजनेसेस के लिए. So CBDT, this board has a power to declare or notify any profession for which such maintenance of account could be made mandatory.
mandatory, and what are going to be the rules for the same. Then it also prescribed the field, it is not filed, it is rather field, so the correct word is field. So it can also prescribe the field in which somebody is supposed to possess a specialized knowledge and experience to be qualified to be referred to as a technician for the purposes of section 80 RRA. Then it also specifies the permanent physical disability, क्या होगी फिजिबल जो डिसेबिलिटी है वो क्या होगी, किस क्वांटम की होगी, कितने लेवल पे परमानेंट मानी जाएगी, एंड सो ऑन, फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U जो डिसेबल्ड पर्सनस के लिए एप्लीकेबल है. देन इट हैज़ द पावर टू इशू ऑर्डर्स, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस टू एनी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. हाउएवर these powers to issue orders or directions, they could be made except in the two cases which are labeled as follows. They cannot require any income tax authority to make a particular assessment. So any order, any direction or instructions by the board to any income tax authority requiring a particular type of assessment to be made or to dispose of a particular case in a particular manner only shall be null and void. Similarly, the board cannot interfere as far as with the directions of a deputy commissioner or commissioner of appeals in exercising their appellate jurisdiction is concerned. So जब वो appeals dispose of कर रहे हैं तो board is not supposed to issue specified orders or directions until and unless they are in conformity with the law. Then they can also issue directions to income tax authorities regarding exercising of their powers within the scope of law under section 120. They can also specify the different income tax authorities who are empowered to issue summons. तो summon जो है वो सर्च के लिए या सीजर ऑपरेशंस के लिए कौन कौन सी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ इशू कर सकती हैं, किनके पास वो पावर होगी, वो CBDT बोर्ड डिक्लेयर कर सकता है, स्पेसिफाई कर सकता है अंडर सेक्शन 132. इट कैन ऑल्सो रिक्वायर एनी अथॉरिटी टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी एसएससी. फॉर एग्जांपल बैंक्स हो गए, कोई और से सब रजिस्ट्रार ऑफिस हो गया जो प्रॉपर्टी जहाँ पर ट्रांजेक्शन होती हैं, बैंक्स हो जाए, कोई NBFCs हो गए, कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, एंड सो ऑन. सो इट कैन रिक्वायर एनी अथॉरिटी टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन एज फार एज दैट पर्टिकुलर एसएससी इज कंसर्न. Then they can specify the date of due date for filing for applying for PAN card, and as well as they will be making rules for different ITR forms under section 139. जैसे हमने different ITR forms किए थे पिछली वीडियो में. So different types of forms जो हैं वो notify कौन करेगा, बोर्ड के थ्रू होंगी. Then they can also direct a person deducting TDS under section 200 की TDS डिडक्शंस किस लेवल पे होंगी, कैसे होंगी, किस बेंचमार्क थ्रेशोल्ड के बाद होंगी, एंड सो ऑन. what will be the procedural aspects related to the same. Then they are also supposed to make rules under section 259, which is basically determine the rules related to partly agricultural as well as partly non-agricultural income, the concept that we did. Then determining the rate of depreciation to be charged, the mode of depreciation, as well as the different forms and contents of the report. For example, say audit report and any other report that is required to be annexed along with the ITR forms. Then if we are to talk about the powers of chief commissioners, which is also referred to as जैसे हमने बात की थी चीफ कमिश्नर CCIT होते हैं. So if we are to talk about the different powers of chief commissioner of income tax, which is often referred to as director general or DIT or CCIT, so उनके पास क्या क्या powers हैं, उनको क्या क्या powers inherit हैं. They under section 117 they have the power to appoint any income tax authority beyond the level of ACIT. So assistant commissioner of income tax से नीचे के जो ranks हैं वहाँ पर employees को वो appoint कर सकते हैं. इनकी power है CCIT की, principal CCIT और CCIT की. Then they can also direct the deputy commissioner to function and assume the power of assessing officer under section 120. They can also direct transferring of cases from one assessing officer to another assessing officer or to a subordinate officer to assessing officer under section 127. They can also make inquiry as far as if they have any particular reasons to believe that any income has been concealed by anyone, so or it is likely to be concealed. For example, anticipating people who are going to dispose of their assets and going permanently living India, and there is no chance or hope of getting them back. So they can make or initiate an inquiry in such cases against different classes of persons under section 131 1A.
Then they can also authorize the deputy director or deputy commissioners, assistant commissioners of income tax and so on, or even assessing officer to enter and search any building. So as per the orders of this CCIT or DG or DIT, the following categories of deputy commissioner, deputy director, or assistant commissioner or assessing officer, which could be an ITO, they can be authorized to enter and search any building or place or premises, vehicle, aircraft, and so on, if they have the reasons, solid reasons, to suspect the availability of books of accounts or documents or chances of getting an undisclosed money is concerned under section 132(1). Then the DG may order requisition of books of account which is in possession of any officer or authority under section 132A. So they can ask, producing of showing off of such book of accounts which could be in custody of any officer in spite of any search or seizure operation that was conducted in this regard. देन सर्वे की पावर है, किसी भी प्रेमिसेस को, किसी बिल्डिंग को, किसी भी एसएससी को, किसी बिजनेसेस का सर्वे करवाया जा सकता है अंडर सेक्शन 133A. दे ऑल्सो हैव द पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन बाय एंटरिंग एनी प्रेमिसेस और बिल्डिंग विद इन देयर जुरिस्डिक्शन एज फार एज इट इज़ कंसर्न. दूसरी जो कमिश्नरेट है, चीफ कमिश्नरेट है, प्रिंसिपल कमिश्नरेट एंड सो ऑन, वहाँ पर वो इंटरफेयर नहीं कर सकते, बट विद इन देयर जुरिस्डिक्शन, विद इन देयर एरिया, दे हैव द पावर टू कलेक्ट एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी बिल्डिंग और एंटरिंग इनटू एनी प्लेस of business or profession and so on. Then they can make inquiry under the Income Tax Act under section 135. देन अगर हम इनसे नीचे लेवल की बात करें जो कि कमिश्नर आ जाते हैं, CIT या DG डायरेक्टर भी जिनको बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स या कमिश्नर्स, उनके पास क्या क्या पावर्स हैं? उनके पास जो हमने CCIT की पावर्स की बात की वो सारी पावर्स तो उनके पास हैं ही. इन एडिशन टू दैट दे आर ऑल्सो हैव बीइंग डेलीगेटेड दीज पावर्स. दे कैन सैंक्शन रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट ऑर्डर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 4 years विच इज़ आई गेस द लिमिट हैज़ बीन क्लोजली फिक्स टू 6 years नाउ. 6 साल तक के पुराने केस को ले जा सकते हैं, उसके बात के नहीं. So they can sanction reopening of assessment order for this under section 151(1). They can also approve the orders of assessing officer to withhold refund in certain cases. So अगर assessing officer को लग रहा है कि ये जो refund claim किया गया है ये बोगस है या ये नहीं होना चाहिए, कोई इसी पर्सन का टैक्स लिटिगेशन भी चल रहा है हमारे साथ, टैक्स डिमांड है किसी की, सो अगर withhold कर लेते हैं, वो रिफंड आपको इशू नहीं करते, तो उसके ऑर्डर्स जो अप्रूव करेंगे वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 241. Then they can also set ऑफ सच रिफंड अगेंस्ट अरियर्स ऑफ टैक्स. फॉर एग्जांपल आपने रिफंड क्लेम किया इस साल का, बट पिछले साल के आपका टैक्स पेमेंट ड्यू थी, अरियर्स थे, तो उस रिफंड को आपको देने की बजाय उस अरियर्स ऑफ टैक्स से सेट ऑफ किया जा सकता है अंडर सेक्शन 241, बट दैट इज ओनली सपोज टू अप्रूवल बाय CIT, दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर कंसर्न. देन दे कैन ऑल्सो डायरेक्ट असेसिंग ऑफिसर टू प्रेफर अपील to the income tax appellate tribunal against the order of first appealating authority. So for example CIT अपील जो है उसने डिपार्टमेंट के अगेंस्ट फैसला दिया और असेसी के बिहाफ पे दे दिया. सो दे कैन, द कमिश्नर हैज़ द पावर टू डायरेक्ट असेसिंग ऑफिसर टू अपील टू द ITAT ट्रिब्यूनल दैट वी टॉक्ड अबाउट, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, अगेंस्ट सच ऑर्डर अंडर सेक्शन 253 सबसेक्शन 3. They can also request the tribunal to file reference to High Court if they are not satisfied with the same. They can also revise any order which is passed by an assessing officer which is prejudicial to revenue. For example उनको लगता है कि assessing officer ने पैसे खा के या अदरवाइज एनी या मिस्टेकनली कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया, असेसमेंट ऑर्डर, जिससे कि रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है डिपार्टमेंट का या सरकार का. सो उस केस में उस जो ऑर्डर पास किया उनको रिवाइज करने की पावर जो है वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास है अंडर सेक्शन 263. देन दे कैन ऑल्सो रिवाइज एनी ऑर्डर विच इज़ पास्ड बाय एनी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ऑन एन एप्लीकेशन बीइंग मेड बाय द असेसी. सो अगर असेसी एप्लीकेशन मेक करे तो उस बिहाफ पे भी वो ऑर्डर रिवाइज कर सकते हैं, दैट कुड बी इन फेवर ऑफ असेसी एज वेल. So it is not only that they could revise any order which is prejudicial to revenue concerns only, they can also revise it based on any application by assessee under section 264. Then they can also reduce or waive off the penalty which has been imposed on a person on account of late filing of a return or any obligation which was supposed to be met by that particular person and which they didn't bother to. So under section 271(1) clause 3 they can वेव ऑफ और रिड्यूस सच पेनल्टी, या तो पेनल्टी बिल्कुल माफ़ कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं.
देन अगर हम डेप्यूटी कमिश्नर की बात करें, कमिश्नर से नीचे हमारे पास डेप्यूटी कमिश्नर आ गए। उनके पास क्या पावर है? उनके पास पावर है रिगार्डिंग दे कैन डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, दे कैन आस्क फॉर द सेम अंडर सेक्शन 131। दे हैज़ द पावर ऑफ सर्च एंड सीजर विच हैव बीन डेलीगेटेड टू देम if it is authorized by the commissioner as well as CCIT. Then they can have the power to call for information from the corresponding assessees or assessing officer. They have the power to carry out survey. They can collect certain information from different buildings or otherwise, as well as a door-to-door survey of different premises or buildings or residential apartments or business premises or any such factory outlet, anything is concerned. They also has the power to inspect a register of different companies. So जो उनकी jurisdiction में companies हैं उनके registers जो हैं, accounts जो हैं, वो check कर सकते हैं. Then they can also make a general inquiry regarding a particular assessee or different entities within their jurisdiction. अगर हम appellate ट्रिब्यूनल की बात करें, जो हमने अपीलिएट फंक्शंस पढ़े थे, अपील का एक अलग ही सेगमेंट है जस्ट लाइक इन्वेस्टिगेशन. सो जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील या डेप्यूटी कमिश्नर है, उनके पास क्या क्या पावर है? उनके पास भी सिमिलर पावर्स हैं जो कि एक डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन वाले के पास है, लाइक डिस्कवरी, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, इंफॉर्मेशन कॉल करना, रजिस्टर इंस्पेक्ट करना, सेट ऑफ रिफंड कर देना अगर कोई अरियर्स हैं, कोई अपील अगर फाइल की गई है बेसिकली तो उसको डिस्पोज ऑफ करना अंडर सेक्शन 251. वो क्या है? Basically they can either confirm any existing order, or they can reduce, or even they can set aside the assessment order which is made by an assessing officer, and they can order to make a fresh assessment. For example, कोई assessee satisfied नहीं है और अगर वो मैटर अपील में जाता है कि ये असेसिंग ऑफिसर ने मेरी गलत इनकम असेस की है जी, इसने अपनी तरफ से मेरी इनकम बढ़ाकर असेस की है, बढ़ाकर बनाई है. सो उस केस में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील या डेप्यूटी कमिश्नर के पास जो अपील सेगमेंट है अपीलेट, उनके पास एज एन अपीलेट अथॉरिटी पावर है कि वो उस असेसमेंट ऑर्डर को कंफर्म कर दें, ओके कर दें, अप्रूव कर दें, या रिड्यूस कर दें, उसको टोन डाउन कर दें, या उसको बिल्कुल सेट असाइड कर दें, उसको खारिज कर दें, और दे कैन ऑर्डर अ फ्रेश असेसमेंट टू बी मेड. देन दे कैन ऑल्सो इम्पोज पेनल्टी अंडर सेक्शन 271. Finally, if we are to talk about the different powers of assessing officer, which is the direct officer within which an assessee is supposed to interact, जिसके साथ सीधा इंटरेक्शन होगी, जो आपके टैक्स मैटर्स डील कर रहा है स्पेसिफिकली सबसे पहले लोअर लेवल पे. इट ऑल्सो इंक्लूड्स एट टाइम डेप्यूटी कमिश्नर, जिनको अगर जैसे हमने बात की थी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर अगर ऑथोराइज कर दे कि वो असेसिंग ऑफिसर की पावर्स भी एक्सरसाइज करेंगे, सो दैट कुड बी डन अंडर दिस एक्ट. देन दे असेसिंग ऑफिसर के क्या पावर है? दे कैन इशू नोटिस टू असेसी टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम. अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं किया आपने तो वो आपको नोटिस इशू कर सकते हैं, क्यों नहीं किया आपने. दे ऑल्सो हैव अथॉरिटी टू कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट. दे कैन डिटरमाइन द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर अलाइंग डिफरेंट डिडक्शंस अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन. सेक्शन 38 के अंदर 89 सेक्शन के अंदर जो रिलीफ ग्रांट करते हैं इनकम के लेवल के बेसिस पे जो रिबेट वगैरह मिलती है, वेयर अरियर्स ऑफ सैलरी कुड हैव बीन रिसीव्ड, वो डिसाइड करने की पावर असेसिंग ऑफिसर के पास है. इन एडिशन दे हैव सिमिलर powers that are there with the deputy commissioner or ACIT, like discovery or production of evidence, search and seizure operation, if they have been authorized in this regard only. Then so they cannot make it a whimsical approach of carrying out search and seizure. They have to carry duly valid orders from their superior, especially that of deputy commissioner or commissioner of income tax. So they can, although they have the power to call for information from the assessee regarding his possible income or the past income, they can carry out survey, they can collect different information, they can inspect registers, they can allocate or allot PAN card to assessees, possible assessees, or those who apply for the same. They also has the power to impose penalty for non-payment of self-assessment tax. अगर आपका self assessment tax बनता था आपने नहीं पे किया, उसकी penalty वो चार्ज कर सकते हैं. They can also direct an assessee to get their accounts audited. जैसे कि हमने तब उस सेगमेंट में भी बात की थी जब हम बिजनेस और प्रोफेशन की सेशंस हमने किए थे, कि अगर असेसिंग ऑफिसर को कभी लगे कि ये अकाउंट्स फज किए गए हैं या अंडर एस्टिमेट किए हैं या मल्टीपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जा रही हैं डुप्लीकेट
duplicate, so they can direct an assessee to get their accounts, books of accounts audited. They can make assessment under section 143 और 144, जैसे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हमने करी थी, तो उसकी पावर असेसिंग ऑफिसर को कभी कहीं लग रहा है कि ये गलत है या इसने इनकम छुपाई है या इसने कोई रिक्वायरमेंट मीट नहीं की, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट या सेक्शन 143 के अंदर स्क्रूटनी असेसमेंट जो है समरी असेसमेंट कर सकते हैं. देन दे कैन दे हैव द पावर टू रीअसेस इनकम विच हैज़ एस्केप्ड असेसमेंट अंडर सेक्शन 147, जो हमने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ असेसमेंट्स करी थी. दे कैन रेक्टिफाई द मिस्टेक्स विच आर अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, सो रिकॉर्ड में अगर कोई मिस्टेक्स है उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं. दे कैन ऑल्सो इम्पोज पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ टैक्स, सो जो है पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं, आपके ऊपर लेवी कर सकते हैं अगर आपने ड्यू डेट पे, ड्यू टाइम पे टैक्स पे नहीं किया. एंड दे ऑल्सो हैव द पावर टू ग्रांट रिफंड इफ इट इज़ सो liable to you, depending upon the possible particulars of income that you have filed. So these are the different income tax authorities that we have discussed, and the different powers that vest with the hierarchy of all different categories of income tax authorities.